friends, my name is Dr. Satyaranjan Patra, orthopedic surgeon. Welcome back to my channel. हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस में बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और पिछली बारी हमने कुछ आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस किया। जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे लोगों के बीच में जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेके बहुत सारे एक्साइटमेंट भी है और साथ में कई सारे सवाल भी हैं और कुछ गलत फहमियाँ भी है जिसको मिसकंसेप्शंस कहते हैं, वो भी हैं बहुत फैले हुए समाज में। एक जो कॉमन सबसे अक्सर हम देखते हैं पेशेंट में एक सवाल रहता है वो ये कि लोगों का सोचना है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं। ये एक बहुत फैला हुआ एक गलत फहमी है। हाँ, एक ज़माना था, मान लीजिए आज से 20 साल पहले 25 साल पहले, जब हमारे देश में नए नए जॉइंट रिप्लेसमेंट की शुरुआत हुई थी। उस सिचुएशन में साइंस उतना डेवलप नहीं था, हमारे सर्जन्स उतने ट्रेंड नहीं थे। उस सिचुएशन में शायद ऐसे कुछ परसेंटेज होंगे जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, सक्सेसफुल उतने उस हिसाब से नहीं हुए थे। लेकिन साइंस के डेवलपमेंट के हिसाब से और हमारे ट्रेनिंग के हिसाब से धीरे धीरे आजकल बहुत ही एडवांस्ड और टॉप क्वालिटी ऑपरेशन होने लगे हैं। आज के ज़माने में जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन को एक मेडिकल मिरेकल के नाम से जाना जाता है। इट्स ए वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ मेडिकल साइंस। सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो जिनमें गिने जाते हैं वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन ये करने के टाइम में हमें बहुत अच्छी तरह से पेशेंट को चूज करना होता है, कौन से पेशेंट में किस तरह का ऑपरेशन सही बैठेगा। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको डॉक्टर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। डॉक्टर को भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके डिजीज़ को सही तरह से आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालाइज करना है और आपके लिए किस तरह का ऑपरेशन सही रहेगा वो डिटरमिन करना है। उससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। और एक जो कॉमनली लोग सोचते हैं कि हर तरह के रिप्लेसमेंट जो पेशेंट्स में होते हैं वो सेम है, एक ही तरह के ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है। डिफरेंट जॉइंट में हम लोग रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है वो है नी जॉइंट और हिप जॉइंट के अंदर। इसके अलावा एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इवन आजकल एंकल जॉइंट में भी रिप्लेसमेंट सर्जरी पॉसिबल हैं। और दूसरे इवन हाथ और पैरों के जो छोटे छोटे जॉइंट हैं उसमें भी रिप्लेसमेंट सर्जरी किया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो है नी और हिप जॉइंट में। दूसरा चीज़ जो आपको जानना चाहिए कि सारे जॉइंट ऑपरेशन सेम नहीं है। जैसे नी का ले लीजिए, नी के हर तरह के नी रिप्लेसमेंट सेम नहीं हैं। वो पेशेंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं किस तरह का ऑपरेशन को चाहिए, क्योंकि सारे पेशेंट्स के जो घुटने हैं, जो आर्थराइटिस है वो सेम नहीं होता है। इसलिए पेशेंट टू पेशेंट हमें प्लान करना होता है, ईच एंड एवरी पेशेंट के लिए। तो अलग हैं। उसमें जो प्रोस्थेसिस या फिर जो इम्प्लांट उसमें लगाया जाता है वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा कि कुछ करीब 2 साल पहले 3 साल पहले भारत सरकार ने एक नया रूल जो लाए हैं, उसमें जो नी रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट हैं उनको कैप किया गया। जैसे कार्डियोलॉजी में कार्डियक स्टेंट को कैप किया गया, उस तरह नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के जो इम्प्लांट्स हैं उनके प्राइस को कैप किया गया। आजकल वो इम्प्लांट लगभग बोला जाए तो अराउंड 60,000 प्लस टैक्सेस उस रेट में मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इम्प्लांट्स एक जैसे हैं या फिर सारे जो ऑपरेशन में एक ही तरह का सामान यूज होता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुत डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरर्स हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स फॉरेन कंट्रीज़ के हैं। डेफिनेटली फॉरेन कंट्री से जो आते हैं उनकी क्वालिटीज़ बेटर रहते हैं, जो वर्ल्ड लीडर मैन्युफैक्चरर्स हैं।
उनमें भी कई डिफरेंसेस होते हैं और वो डॉक्टर पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सा टाइप का इम्प्लांट पेशेंट के लिए सही रहेगा। वो अलग अलग हो सकता है। एक सवाल बहुत बारी हमारे पेशेंट्स पूछते हैं, क्योंकि जो जॉइंट का जो आर्थराइटिस है वो कई बारी दोनों घुटने में होते हैं, दोनों हिप में भी हो सकते हैं। तो पेशेंट के मन में ये सवाल रहता है कि अगर दोनों घुटने या फिर दोनों हिप जॉइंट एक साथ इन्वॉल्व हैं और एक ही तरह से सीवियर हैं पेन, तो फिर क्या करते हैं? एक साथ में दोनों पैर का ऑपरेशन हो सकता है या फिर अलग अलग करना चाहिए? ये कन्फ्यूजन पेशेंट के पास रहता है। तो चलिए घुटने के बारे में अगर बात करेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट, यानी दोनों पैर का एक साथ एक ही ऑपरेशन में एक ही एनेस्थीसिया के अंडर हम लोग कर सकते हैं। पहले एक पैर का किया, उसके बाद दूसरे पैर का कंप्लीट किया, तो ये एक साथ हो सकता है, जिसको बायलैटरल ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जो रिलेटिवली हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियां जैसे कार्डियक प्रॉब्लम या फिर सांस की कोई तकलीफ़ या फिर डायबिटीज़ टाइप का अगर परेशानी बहुत ज़्यादा ना हो, वैसे फिट पेशेंट्स में हम बायलैटरल ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं। उसमें फ़ायदा पेशेंट को ये है, एक ही ऑपरेशन में आपके दोनों काम हो गए और एक ही हॉस्पिटल स्टे में ये हो गया, एक ही बार एनेस्थीसिया देना पड़ा। और क्योंकि एक साथ में ऑपरेशन होता है और एक ही बारी हॉस्पिटल जाना होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत शायद खर्चा भी कम हो जाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि दोनों पैर का एक साथ ऑपरेशन है, कि आपको मानना पड़ेगा कि ये एक बड़ा ऑपरेशन है और जो भी ऑपरेशन हम करते हैं इट इज़ लाइक ए स्ट्रेस ऑन द बॉडी। एक बॉडी के ऊपर एक चोट पहुंचता है। तो एक घुटने का ऑपरेशन भी बड़ा था, अगर हम दोनों घुटने का एक साथ में ऑपरेशन करते हैं तो बॉडी के ऊपर उतना स्ट्रेस होता है। हमें डिसाइड करना होता है कि पेशेंट इतना स्ट्रेस लेने के लिए काबिल हैं कि नहीं है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दोनों घुटने का साथ में ऑपरेशन हो सकता है। दूसरा, अगर हमें कभी लगे कि हम इतना स्ट्रेस पेशेंट को अचानक नहीं देना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं स्टेज्ड प्रोसीड्योर, यानी एक घुटने का पहले करेंगे, दूसरे घुटने का बाद में करेंगे। ये स्टेज्ड प्रोसीड्योर हम कर सकते हैं। जो ज़्यादा अफेक्टेड जॉइंट है या फिर जिस पैर को पेशेंट पहले ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसे हम पहले दिन ऑपरेट कर देते हैं। ये स्टेज प्रोसीड्योर 2 तरह के हो सकते हैं, सेम एडमिशन में हो सकते हैं या फिर अलग अलग एडमिशन्स में हो सकते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट दोनों घुटने के ऑपरेशन के लिए एडमिट हुए हैं, स्टेज प्रोसीड्योर में हम जा रहे हैं। पहले मंडे के दिन हमने उनका एक पैर का ऑपरेशन कर दिया, फिर उनको 2-4 दिन हमें रिकवरी का टाइम दिया, तो फिर 3 से 4 दिन के अंदर हम फिर से पेशेंट को रेडी करके दूसरे पैर का ऑपरेशन करते हैं। ये भी स्टेज प्रोसीड्योर है, लेकिन एक ही एडमिशन के अंदर दोनों काम हो रहे हैं। ये पेशेंट को 2-4 दिन का टाइम मिल जाता है रिकवरी करने का, दवाई वगैरह से फिट होने का। दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है वो है एक नी का पहले करेंगे। तो जो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में होते हैं, 80s में 90s में होते हैं, या फिर जिनको कोई दूसरी बीमारी है, सांस की बीमारी है, कार्डियक बीमारी है, मल्टीपल और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, उन केसेस में हम पहले एक पैर का ऑपरेशन करते हैं, फिर उनको रिकवरी करने का मौका देते हैं। जब पूरी तरह से वो फिट हो जाएं, उस पैर पे चलने लगें 3-4 महीने छोड़ के, फिर जब वो डिमांड करें तो फिर दूसरे पैर का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑपरेशन के टाइम में हम करते क्या हैं, होता क्या है, ऑपरेशन से पहले क्या होता है, ऑपरेशन के बाद क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया, पेशेंट को हमें प्रिपेयर करना होता है, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल करना होता है, उनके मसल स्ट्रेंथनिंग करना होता है, एक्सरसाइज स्टार्ट करना होता है, ये सब पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है या नहीं, उसको सर्च करना होता है। कुछ कल्चर जो कहते हैं, हम यूरिन कल्चर करते हैं, थ्रोट स्वाब कल्चर करते हैं, ये सब करके इन्फेक्शन का पता लगाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन से पहले सारा चेकअप, एनेस्थीसिया चेकअप, ये सब होने के बाद फिर हम आपको
एडमिशन करते हैं। इस तरह के एक ऑपरेशन के लिए पेशेंट को कम से कम एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिशन होना चाहिए, 24 आवर्स बिफोर, सो दैट हम प्रॉपरली उसको प्रिपेयर कर सकें। और कल के ऑपरेशन के लिए हमें आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना होता है। जिस पैर का ऑपरेशन होना है उसको साफ़ सुथरा रखना होता है, उसको दवाइयों से फिर पेंटिंग किया जाता है, और कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाइयाँ, कुछ जो प्री ऑप ग्रुप में जाते हैं उनको स्टार्ट भी करना होता है। ये सब प्रिपेयर करके 24 घंटे के बाद हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ आपकी पहले से चल रही होती हैं जिनको बंद करना होता है ऑपरेशन के टाइम में, क्योंकि वो ऑपरेशन में या फिर बाकी इस रिकवरी में कुछ परेशानियाँ ला सकती हैं, तो उसे बंद भी करना होता है। ये सब बारे में आपको डॉक्टर को ओपनली बताना चाहिए। ऑपरेशन के बाद फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो है पेन कंट्रोल। तो उसके लिए कई तरह के उपाय हैं, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है, इसमें पेन हो सकता है, इसलिए डॉक्टर्स उसके कई उपाय करते हैं। एनेस्थीसिया के कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम पेन को कंट्रोल में रख सकते हैं। और जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता है, रिकवरी फेज में फिर हमें फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेना होता है। बस ऑपरेशन के दूसरे दिन हम फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के फिर पेशेंट का एक्सरसाइजेस फिर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अगर घुटने को वैसे ज़्यादा दिन रेस्ट में छोड़ दिया जाए तो उसमें जॉइंट जाम हो सकता है, जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए और मसल का जो स्ट्रेंथ है वो कहीं चला ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें फिर फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेना होता है। वो आके फिर दूसरे दिन आपके एक्सरसाइजेस वगैरह स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, घुटने को चलाना, मूवमेंट करना, ये सब स्टार्ट कर देंगे। आज फॉर आज चलने की बात जो है, इफ़ पेशेंट अगर स्टेबल हैं, बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, तो ऑपरेशन के दूसरे दिन ही हम पेशेंट को चला सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डॉक्टर के प्रेजेंस में। और कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है, जैसे एक वॉकर या फिर क्रचेस यूज करने होते हैं पहले कुछ दिन के लिए, और कुछ पट्टियाँ लगी होती हैं घुटने को सपोर्ट करने के लिए। ये सब के साथ अब पहले दिन से ही आप चलना चालू कर सकते हैं। और क्योंकि हमने आपके जॉइंट का जो ख़राब हुआ सरफेस था उसको बदल के नया जॉइंट अटैच कर दिया है, तो पेन काफ़ी कम रहता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से टॉलरेट करते हैं पहले दिन का चलना, और बहुत खुशी खुशी वो चलना चालू कर देते हैं। फिर आपको करीब करीब 4-5 दिन फिर हॉस्पिटल में रह के फिजियो, एक्सरसाइजेस, दवाइयाँ, ये सब चलने के बाद आपको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने आज जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आगे भी हम ऑर्थोपेडिक्स को लेके बहुत सारी जो परेशानियां हैं, लोगों की सवाल हैं, डाउट्स हैं, उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। थैंक यू।